नहीं है। अच्छा, स्टार्ट। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का, जो भी लोग शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। सबसे पहले 20 तारीख से आपका ऑनलाइन कोर्स शुरू हो गया है। जो भी लोग जुड़ा हैं, आप लोग का एक ही क्वेरीज था कि आप 9 तारीख तक चलाओ केवल वीडियो का, क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है। वैसे आयोग में तो हुई, आयोग तो कह रहा कि 9 तारीख को कराएंगे। अगर 20 तारीख तक भी आपका पेपर खींचेगा तो ये आपका ऑनलाइन कोर्स चलता रहेगा। अगर 9 तारीख तक आपका पेपर खुलेगा तो आपका 1 तारीख से 9 तारीख के बीच आपके लगातार टेस्ट सीरीज भी आएंगे, सॉल्यूशन भी इसी कोर्स में इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कोर्स की डेट अभी भी 20 तारीख की मान के चल रहा हूँ। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मत का प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा। माना आप देखें, भारत की सरकार है, भारत सरकार ने एक मत लिया और भारत सरकार ने, जैसे बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार ने कहा कि सारे विधायक इसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। और इस समर्थन करने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है। इसे आप क्या कह देते हैं, अनुमोदन के नाम से जानते हैं। जब सारे एक ध्वनि या एक मत से उस और समर्थन करते हैं उस बात का, उस बात को आप अनुमोदन कहते हैं। ठीक है, अगर आप पे ऑप्शन डी आएगा, प्रत्यावेदन, प्रत्यावेदन अर्थ आता तो बहुत बड़ी बात है, अर्थ नहीं भी आता है तब भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। प्रत्यावेदन को आप तोड़िएगा, आप क्या करोगे, प्रति प्लस आवेदन। प्रति मतलब क्या होता, उल्टा होता है, आवेदन मतलब आवेदन करना। आवेदन के विरुद्ध जो आवेदन किया जाता आप उसे क्या कह देते हैं, प्रत्यावेदन कहते हैं। होता ना, जैसे आंसर की आती है आपकी, आंसर की में कभी आंसर गलत लगे होते हैं तो आप इसका क्या लगाते, उस पर प्रत्यावेदन लगाते। वही तो है जो दिया जाता, उसके विरुद्ध जो आप अपनी ओर से रिट लगाते उसे आप क्या कह देते हैं, प्रत्यावेदन। निवेदन आएगा तो किसी से भी रिक्वेस्ट करना आपकी क्या हो जाता है, एक निवेदन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको पता है भारत का संविधान 8वीं अनुसूची में बोलियों के बारे में उल्लेख करता, और उसी 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं। उसमें आपका नेपाली है, मणिपुरी है, गुजराती है, जो नहीं है तो कौन ही है, राजस्थानी। दो फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा आपका, हर बार पूछेगा तो हर बार आंसर इसका राजस्थानी आता, या तो राजस्थानी इसका आंसर होता, या दूसरा ऑप्शन कभी देगा तो क्या देगा, अंग्रेजी को भी इसमें दर्जा नहीं दिया गया। 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, 8वीं अनुसूची थी उसमें। 8वीं अनुसूची में उस टाइम टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में 21वां संविधान संशोधन आया, आपने उसमें कौन सा जोड़ा, सिंधी जोड़ा। बाद में आपने 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपने BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी। और टोटल अभी भाषाएं कितनी आपकी, 22 भाषाएं। राजस्थानी और अंग्रेजी इसका पार्ट नहीं है, कभी आएगा सीधा बड़े छोड़े। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। कर तो लिया आपने कल, लेकिन कल ये आपके क्वेश्चन में समझ में ये क्वेश्चन आया ही नहीं था। जब आप लोग करते थे ना, कई घूमे थे, लेकिन आप लोग के लिए बाय ऑप्शनल बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक दिन पहले डिस्कस करके गया था। मैंने 345 बताया था आपको। 345 क्या था, राज्य की राजभाषा कहती है। 346 क्या कहता है, दो राज्यों के पत्राचार की भाषा के बीच जो बात करेगा वो कौन सा, 346। 348 तो सरकारी क्वेश्चन है, न्यायालय की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके संसद में जो अधिनियम आते उनकी भाषा क्या रहेगी, 348 क्या था। एक ही तो ऑप्शन बच रहा था आप पे, 347। 347 क्या कह जाता है, किसी जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली विशेष भाषा। अगर समुदाय बड़ा है तो उन समुदाय की भाषा के बारे में उल्लेख करेगा। कभी आएगा भारतीय संविधान में भाषा को किस भाग में रखा गया, राजभाषा को किस भाग में रखा गया। आप कहोगे भाग 17 आर्टिकल 343 से 351। 351 आप पे क्या कहता है, मातृभाषा के विकास के लिए कदम या हिंदी के विकास के लिए कदम। आप कहोगे हिंदी के विकास के लिए कदम की बात की गई आर्टिकल 351 में। क्वेश्चन नंबर अगला है ना, फिसल पड़े तो हर हर गंगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन डी मारा तो आप बिल्कुल गलत थे।
आपका फिसल पड़े तो हर हर गंगा, मतलब मजबूरी में काम पड़ना। जैसा आजकल आप लोगों के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? मजबूरी में तो काम हो रहा। पेपर आ गया 9 तारीख, तब जाके आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपने पढ़ लिया था। मजबूरी में तो पढ़ रहे हैं आजकल। जैसे आजकल हमारा भी है, 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा ही मिल पा रहा केवल पढ़ने के लिए, उसमें भी हमने पढ़ना ही है। मेरे को लगता है कि 1 घंटे में क्या पढ़ पाऊंगा, उसमें 5 कॉल आ जाते हैं। 5 कॉलों में से कई लोग कहते हैं 2-2 घंटे 2-2 मिनट चाट देते हैं, कहते हैं ये बता दो, ये बता दो, नोट्स भेज दो, पढ़ा नहीं जा रहा, आप कहाँ से वगैरह सब कुछ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे दोस्त आ गए, सारे दोस्तों से मुकाबला है, पढ़ तो मैं पा नहीं रहा। आजकल स्थिति वही वाली है। फिसल पेपर निकला तो बढ़िया बात है, नहीं निकला तो मैंने तैयारी छोड़ दी थी। ठीक है। मजबूरी में काम पड़ना। एक आपका ऑप्शन ये आता, नुकसान उठाना। नुकसान उठाना वहीं पे लिख देना, घर फूक के तमाशा देखना। घर फूक के तमाशा देखना, नुकसान उठाना। एक आपका है, एक साथ दो काम करना। एक साथ दो काम करना, मुहावरा क्या बनेगा इसके साथ? एक पंथ दो काज ना। दो नाव में पैर रखना, क्या बनेगा आपका? दो नाव में पैर रखना आपका, इसका क्या मुहावरे का सही अर्थ बैठना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आप पे जो शुद्ध वर्तनी थी आपका ऑप्शन ए प्राकर्थन आपका क्या था? बिल्कुल सही था। जैसे कुछ वर्तनियों में आएगा ना आप पे, जैसे अभ्यारण आता आप पे, वन्य जीव अभ्यारण, कभी कहेगा अभ्यारण की शुद्ध वर्तनी लिखना, अभ्यारण। अभ्यारण में आप याद रखोगे, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभ्यारण, अभ्यारण में पूरा भाव आएगा। अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति में भी आपका क्या आता है? पूरा 100 आता। एक ऐसे ही आपका पैतृक आता है। पैतृक आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे या आपका ऑप्शन बी गलत था, आपका पैतृक बिल्कुल सही था। ठीक है, सीधा पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपको पता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से अनेक शाखाएं निकली है, उसी में एक शाखा आपकी पड़ती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत की भाषाएं निकलती है। उत्तर भारत में इस समय देखना, एक आपकी साइड देहरादून मेरठ वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है खड़ी बोली, या इसी का उपनाम मिलता है आप क्या? कौरवी। एक आपने हरियाणा में देखा बांगरू या हरियाणवी नाम से। एक आपने बुंदेलखंड में देखा कौन सी? बुंदेली। एक आपने ब्रज वाले क्षेत्र में देखा कौन सी? ब्रज भाषा। और एक छूट गया कन्नौज वाले क्षेत्र में कन्नौजी। 5 भाषाएं किससे निकलती है आपकी? पश्चिमी हिंदी से निकलती। जो नहीं निकलती तो वो कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी देखना तो सौरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी शाखा से निकलती है। राजस्थानी शाखा से आपने 4 देखी, 4 दिशाओं में। उत्तर दिशा में कौन सी? मेवात। दक्षिण में मौलवी, पूरब में जयपुरी या ढूंढाड़ी, और पश्चिम में कौन सी? मारवाड़ी। वैसे आपने देखा एक पूर्वी हिंदी भी आता आप पे। पूर्वी हिंदी शाखा से कौन सी? ए बी सी सबका पता है, वो समझ गया मैं आपके बोलने से। ठीक है, अगर आता बिहारी से तो मागधी, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे? निम्न में से कौन सा वर्ग अल्प प्राण तथा सघोष है? आपको पता है अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन सा होता है आपका? 1, 3, 5। सघोष होता आपका 3, 4 और 5। अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपने ढूंढ लिया होगा, ये तो वो शब्द कैसा होगा? तीसरा होगा। ये तो वो शब्द कैसा होगा? 5वां। अल्प प्राण और सघोष में क्या आपका क तीसरा वर्ग है? क्या आपका च तीसरा शब्द है या 5वां है? आपका जो अल्प प्राण और सघोष दोनों आना था वो कौन सा आना था? गौ आना था। आपको जैसे मैं कहता 100 वर्ग कैसा है? 100 में 100 है पर सघोष नहीं है वो। 100 वर्ग आपका अघोष है और अल्प प्राण महाप्राण, महाप्राण है। हौ कैसा आपका? सघोष है। प्राण कैसा है? महाप्राण है। यौ वर्ग आपका कैसा है? अघोष है और प्राण कौन सा है?
अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, सेठानी में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है? आपको पता है सेठानी, पहले सेठानी को तोड़ेगा, सेठ प्लस आनी, इसमें प्रत्यय लगा। सेठ कैसा शब्द है? सेठ संज्ञा है विशेषण है? हैं? संज्ञा है, और संज्ञा के पीछे जो प्रत्यय लगता है आप उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय लगेगा। कभी जो प्रत्यय क्रिया के पीछे लगता है, आप कहोगे क्रिया या धातु के पीछे जो प्रत्यय लगता है कृत प्रत्यय होगा, क्रिया को छोड़ के जो और कोई किसी के साथ भी प्रत्यय लगता है वो आपका लिए वो कैसा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। हिंदी में कभी भी आएगा प्रत्यय कितने होते हैं तो आप हमेशा याद रखोगे, दो, तद्धित और कृत प्रत्यय। सीधा बढ़िए, वे तुम्हारे आदमी हैं, सर्वनाम का भेद क्या होगा? हाँ, सबसे ज्यादा समझाने वाला क्वेश्चन यही रहेगा आपके बीच, क्योंकि जब तक हम भी आपकी तरफ पढ़ते थे ना पहले प्रैक्टिस सेटों में, तो हमारे भी दिमाग में एक चीज डाल दी गई थी कि सजीव जहां पे आएगा तो आप पुरुषवाचक मारोगे, निर्जीव जहां पे आएगा तो वहां पे आप निश्चयवाचक सर्वनाम मारोगे। हम पे हाई आपका रियायत था, वह मनुष्य नहीं देवता है। मैं तो आंख बंद करके आया था गुरुजन बिंदु पे विश्वास करके, मैं कहा गुरुजी बढ़िया बताते, सबके ट्रिक थे अपने अपने। मैंने सीधा सीधा मारा पुरुषवाचक, मैंने कहा वह मनुष्य नहीं देवता है, तो पुरुषवाचक मार के आया। लेकिन वहां पे आंसर किया आएगा तो दिल टूट गया था। उसके बाद मेरे को मजबूरी हो गया था कि अपनी ट्रिक अब खुद ही बनाऊंगा, अब दूसरों पे डिपेंड नहीं रहूंगा। अब तो अगली बार अपने हिसाब से चलूंगा। अगली बार खुदा ना खास्ता, उस टाइम मेरे हिंदी में 20 में से 9 गलत थे, आबकारी में टोटल 75 नंबर मार के आया था मैं। बुरा बहुत लगा था, लेकिन अगली बार मैं हिंदी में 20 में से 20 नंबर लेकर आया था। बस अपनी ट्रिक है, अपना कंसेप्ट लेके गया था, तो वो चीज़ अच्छी लगी थी। आप भी कभी आओगे ना, दो प्रकार से फंसोगे आप। एक आता आपका पुरुषवाचक और दूसरा आपका आता है निश्चयवाचक। जैसे मैं यहां पे कुछ एक शब्द लिख देता, मैं कहा राम बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो आपको पता है राम यहां पे क्या है? संज्ञा। मैं राम को काट के जैसे मैं कह देता ना, वह बहुत अच्छा खेलता है। अब आप कहोगे ये वह क्या है? सर्वनाम तो है सबको पता है वो सर्वनाम। कंफ्यूज इनमें है ना ज्यादा। कैसा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा खेलता है। निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। आपको पता है जब भी किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे कोई भी सर्वनाम आता है तो वो किसमें जाता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी अगर कोई सर्वनाम आप पे यह वह जो ये वे सो आ रहा है और वो वहां पे किसी चीज की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, नाम की ओर संकेत नहीं कर रहा बल्कि कुछ चीज की वस्तु या दशा की ओर संकेत कर रहा है, तो किसमें जाता आपका? निश्चयवाचक। जैसे मैं ऐसे भी तो कर सकता, वह मेरी बेटी है। मैं कहा वह मेरी बेटी है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? अगर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक क्या किसी के जगह इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो क्या किसी के जगह इस्तेमाल हो रहे हैं? वो नहीं हो रहा, बल्कि क्या एक इंडिकेट कर रहा है। उसका इंडिकेट जहां पे भी करेगा वो किसमें आएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक हमेशा संकेत करता है किसी की ओर, इसीलिए निश्चयवाचक का दूसरा नाम मिलता है, वो क्या मिलता है आपको? संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रकृति से रहा है? जयशंकर प्रसाद आपने देखा किस कैसे कवि थे? छाया। हिंदी में 4 कवि हैं आपके छायावादी कवि। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, चारों के चारों आपके सिलेबस में। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इन्हीं में से छायावाद का कवि प्रवर्तक आप पे आएगा। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो आप किसे मारोगे? जयशंकर प्रसाद। माना जाता कि जेपी का जो जन्म हुआ था 1889 में इनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद के मरने के ठीक 1 साल बाद ये भी मर गए थे, 1937 में मरे। खास तौर पे इनके केवल 3 ही उपन्यास आपको पढ़ने हैं। आप पढ़ोगे
कंकाल, तितली और इरावती। तीन ही उपन्यास है, ज्यादातर कहेगा अधूरा उपन्यास ये छोड़ के गए तो कौन से, इरावती। कुछ ही इनके काव्य मिलते हैं, जैसे चित्राधार, प्रेम पथिक या प्रेमी पथिक, प्रेम पथक, प्रेमी पथिक आपका उत्तराखंड में आता, तोता कृष्ण गेरोला की। प्रेम पथिक हो गया, चित्राधार हो गया, आंसू हो गया, कानन कुसुम हो गया, कामायनी हो गया, सब इन्हीं की रचनाएं मिलती है। ठीक है, ग्राम आता है या ग्राम्य, पंथ की क्या है, ग्राम्य है, इनका क्या है, ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिएगा। आप पे कृतवाच्य आपने पहचानना था। ऑप्शन ए पे आ जाओ। जब चार ऑप्शन दिए हैं तो चार ऑप्शन वाइज चलेंगे आप। पहला ऑप्शन देखना आपका क्या कह रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन, अगर मुझे कृतवाच्य में तोड़ना है ऐसे तो मैं मोहन की जगह कुछ और लिख के देखता हूं, कुछ लिंग में बदलाव करता हूं। जैसे मैं मोहन की जगह में यहां पे सीता लिख देता, मैं कहा सीता पुस्तक पढ़ता है आएगा, यहां पे आएगा पढ़ती है। यहां पे कर्ता के हिसाब से क्या होगी, क्रिया चेंज हो रही है, तो वाच्य कैसा हो गया, कृतवाच्य। ये तो मेरे को पता लग गया कैसा वाच्य है, कृतवाच्य। ऑप्शन बी पे आओ, आपके द्वारा मालूम हुआ। जहां पे भी आपको पता है से या द्वारा आता, किसके किसमें, ये क्रमवाच्य में आता, से और द्वारा, ये तो आपको पता ही है। ऑप्शन सी, नींद नहीं आती। शब्द से पहचान गया आप क्या, एक फीलिंग आ रही है तो फीलिंग किसमें आएगी आपकी, भाववाच्य में आगे। पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई पुस्तक, क्या का आंसर मिल गया, तो आपका कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य मिला। बाय ऑप्शनल चलते तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या था, कृतवाच्य था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ था। देखना क्वेश्चन की भाषा पढ़ना, जनसंचार से क्वेश्चन डाला आप लोग के बीच। जनसंचार में ऐसे ही आप पे क्वेश्चन आएगा। वैसे भारत में देखना 1959 प्रायोगिक तौर पे भारत में पहली बार टीवी टेलीविजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी यूनेस्को की परियोजना के तहत। उसके बाद जो भारत में विधिवत टीवी कार्यक्रमों की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1965 से, यहां पे क्या टेलीविजन प्रोग्रामों की शुरुआत होती है। वैसे भारत में देखना तो सर्वप्रथम जो रंगीन टीवी कार्यक्रम चले थे हमारे, वो चले थे 1982 एशियन गेम के बाद यहां पे रंगीन प्रोग्राम शुरू हो गए थे। पहला धारावाहिक शो कौन सा बना था आपका, हम लोग बने थे मनोहर श्याम जोशी का, और कब आए थे 1984। इसी के बाद 1986 में महाभारत और 1987 में आपका रामायण भी शुरू हो जाता है, जो उस दौर के सबसे प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। आपके एनसीईआरटी से बना रखा मैंने, आपने पढ़ी होगी अभिव्यक्ति के माध्यम, 11वीं वाली एनसीईआरटी है। तो देखना अभी पूरे विश्व में 3 दौर चल रहे हैं। विश्व में जो पहला दौर चला था 1882 से 92 तक चला था। क्या भारत में इस टाइम इंटरनेट पत्रकारिता का दौर चल सकता है। अरे आप लोगों पे तो मोबाइल का डब्बा भी 95 में आया, आप कहां पत्रकारिता करते। ठीक है, पूरे भारत में जब पूरे विश्व में जब पहला दौर चला था, भारत में बहुत पीछे था। ठीक है, विश्व में दूसरा दौर चला 1993 से 2002 तक। हाँ, इस टाइम भारत में पत्रकारिता का दौर आया। कुछ पत्र हमारे क्या हो गए थे, इंटरनेट पे आने शुरू हो गए थे। ये भारत में कैसा दौर था, ये भारत का पहला दौर था। अभी देखना पूरे विश्व में तीसरा दौर चल रहा है, और तीसरा दौर कब से चला, 2002 से चला। और भारत का एक ऐसा दौर है, दूसरा दौर। भारत एक कदम पूरे विश्व से अभी क्या है, पीछे है। ठीक है, अभी इंटरनेट में देखना तो भारत ने अच्छी उछाल मारी है। वैसे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करता कहां पे आपके, भारत में है, चाइना में। चाइना में सेकंड नंबर पे कौन कर रहा है, उपयोग करता, भारत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, जनसंख्या में काटा रहा है हमने चाइना को, केवल हमारा काम ही क्या है। ठीक है, मकर ध्वज किसका पर्यायवाची शब्द है, आपको पता है। मकर ध्वज होता आपका कामदेव का, मकर ध्वज, मनवा, इसी के कहता आप मनवा, मनसीज, रतिपति आपका होगा मदन, मनोज। ठीक है, किसके, कामदेव के। कुबेर के परसों ही लिखाया था मैंने,
आपको राज राज लिखाया था और क्या लिखाया था, धनद भी किसका होता है, कुबेर का होता है। अगर मैं इंद्र की बात करूं तो इंद्र का आपको सबको पता है, देवेंद्र हुआ, वो सबको पता को, पुलोमा हुआ, सबको। एक याद रखोगा, विडोजा, विडोजा किसका पर्यायवाची होता है, इंद्र का। सचिपति, देवेंद्र, इंद्र का। ठीक है, अगर कृष्ण के देखना आपके, आप आ रहे कंसारी, कंस प्लस अरि, कंस का दुश्मन कौन था, कंसारी। ठीक है, वासुदेव किसके, कृष्ण के। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना, नवल सुंदर श्याम सरील में कौन सा अलंकार होगा। यह भी दो टाइप का आएगा आप पे क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम सरील। कभी पूरा सेंटेंस के साथ आएगा तो वहां पे सा दिखेगा आपको, सा दिखे तो आप किसके साथ जाओगे, उपमा के साथ जाओगे। कभी इतना ही लाइन आई, कहा कि नवल सुंदर श्याम सरील में कौन सा अलंकार है, तो आप आंसर क्या दोगे वहां पे, उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या होता है, उल्लेख अलंकार में याद रखना है, एक ही वस्तु विषय के भेद के कारण उसका अलग 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 रूपों में उल्लेख करना आपका क्या होता, उल्लेख अलंकार होता। यहां पे आपको दिख रहा सरील, सरील का वर्णन यहां पे कितने रूपों में किया गया, तीन। आपको पता है सरील को ही क्या कहा गया, नवल, नवल मतलब नया सरील कहा गया। सुंदर, सुंदर सरील तो आपको पता ही है। अगर श्याम, श्याम मतलब काला मत बोला करो, लोग बुरा मान जाते हैं, अब सांवला बोलो करो। ठीक है, ठीक है, श्याम सरील। जब सरीली का अनेक रूप, अनेक विषयों में अनेक बार उल्लेख हो रहा है तो उसे आप क्या कह देते हैं, उल्लेख अलंकार। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पे कभी उपमा अलंकार आता, उपमा अलंकार सरकारी क्वेश्चन है, सा से सी, जहां पे दिखता था दिव्या दाह सी सी, आपने सीधा क्या मार दिया, उपमा अलंकार। या उपमेय की जहां पे उपमान में तुलना होती, वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। रूपक, जहां पे उपमेय की उपमान में भेद रहित या अभेद आरोप लगता है, रूपक अलंकार के साथ। अतिशयोक्ति अलंकार तो आपको पता ही है, अतिशय प्लस उक्ति, जहां पे किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, वो कौन सा था, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन अगला आना, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। पहले हृदय तोड़े, हृदय को तोड़ोगे तो आप हृदय को तोड़ना, हो हलंत प्लस री प्लस दो हलंत प्लस ओ, इतना में ही टूट जाएगा। आगे सबको पता है क्या होता है। हरास में आना, पहले आप क्या करोगे, हो हलंत, फिर रो प्लस आ प्लस सौ हलंत, ऐसे ही फिर देखना। और तीसरा आपका क्या, हार्दिक, हार्दिक को तोड़ोगे आप तो हो हलंत प्लस आ प्लस रो प्लस दो प्लस ई। ठीक है, अगर आपको देखो तो तीन शब्द से चौथा शब्द तो हो नहीं सकता था, नन ऑफ दिस तो बनना नहीं था। आपने देखा हो तीनों में क्या है, कॉमन है, हो तो कटा। अब देखो वर्णमाला में पहले री आएगा, रो आएगा या आ आएगा। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, आ, तो ये कैसा शब्द बन गया, पहला बन गया। दूसरा री पहला आएगा या रो पहला आएगा, री, तो ये कैसा शब्द है, दूसरा। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, रो आएगा। हरास क्या आना था शब्दकोश में, इन सब शब्दों में सबसे लास्ट में आपका हरास आना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उगते सूरज की किरणें उपन्यास के लेखक कौन है। अगर आपकी जगह मैं रहता, मेरे पे एग्जाम में आता ना ऐसा क्वेश्चन, मैं इसे करता टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, दो तो ब्लॉक मार दिए मैंने, अब बचे दो। मुझे पता है मनु भंडारी के बारे में कभी ऐसी मैंने रचना पढ़ी नहीं है, पढ़ी उठपटांग रचनाएं होगी तो आपकी शैलेश मटियानी आंसर आएगा, क्योंकि शैलेश मटियानी एनसीईआरटी में है नहीं। मनु भंडारी के बारे में आपने एनसीईआरटी चार्ट रखी है, ये रचनाएं आपको मनु भंडारी में कभी मिली नहीं। आई की आंसर बटना था आपको कौन सा, शैलेश मटियानी। सीधा चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, दृगांचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपका होगा ऑप्शन सी, दृग प्लस अंचल। वैसे संधि देखना तो कौन सी, व्यंजन संधि। अब आपका पेपर नजदीक आ रहा, आपके अपवाद शुरू हो जाएंगे। अब जैसे आपने हरदेव सिंह बाहरी पढ़ा, सबने किसी ने अच्छे लोगों ने पढ़ा होगा हरदेव सिंह बाहरी, आपकी एक हिंदी की किताब आती इतनी पतली, पढ़ी होगी आपने, उसमें आपने संधि में कुछ अपवाद पढ़े होंगे, कई अपवाद हैं। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, नीरज पांडे अक्षोहिणी, कहेगा अक्षोहिणी में कौन सी संधि है, अपवाद है ये, अक्षोहिणी कौन सी संधि, दो मात्रा देखी और मार दिया,
भाकुनी संधि कौन सी? वृद्धि संधि। ए बाबा तो भी धुरंधर निकला रे। संधि कौन सी? आपका अक्षोहिणी में वृद्धि संधि नहीं है। सचिन संधि कौन सी? आपका है गुण संधि। आपने हमेशा याद किया है कि एक मात्रा दिखती तो गुण संधि, लेकिन यहाँ पे दो मात्रा है तब भी आपकी किसमें जा रही है? गुण संधि में। कुछ आप याद रखोगे कि कुछ हिंदी में अपवाद हैं और इन्हीं अपवादों में आपका एक अक्षोहिणी है। ठीक है, अपवाद है। अक्षोहिणी का जो हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो अक्षोहिणी का संधि विच्छेद हम ऐसे करते हैं, अक्ष प्लस उहिणी, और संधि दोनों संधि मिला के गुण संधि बन के क्या होगा? अक्षोहिणी बनेगा। एक अपवाद तो ये है। एक और अपवाद मिलेगा आपको, लिख लेना पहले, अपवाद ही लिखा देते हैं आपका, बाद में कभी पेपर में आएगा तो दिमाग खराब ना हो घर आके। ठीक है, दूसरा लिखना प्रौढ़। प्रौढ़, प्रौढ़ में भी आपकी जो संधि है कैसी संधि है? गुण संधि है। प्रौढ़ का भी जो बनेगा आपका, वैसे नियम तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन प्रो प्लस ऊड बनेगा और संधि कौन सी होगी? गुण संधि। तीसरा एक वहीं के आसपास एक और मिलेगा आपको, उसी पेज के आसपास, वो मिलेगा आपको गुणाकेश। ये तो इजी है, आप लोगों ने कर रखा है। गुणाकेश पूछेगा, गुणाकेश में संधि कौन सी है? तो यहां तो आप तुक्केबाज हैं, आपने देख लिया गुण संधि। अब बदलो इसे गुण संधि में, तोड़ो इसको। आप इसे तोड़ोगे कैसे? आप कहोगे गुणाका प्लस ईश। वैसे गुणाकेश किसका पर्यायवाची होता है? हैं? बाण का नहीं रहा, अर्जुन का होता है गुणाकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आप शुद्ध वर्तनी, ना आपका अधोपतन होगा, ना आपका ऑप्शन सी होगा अधिपतन, आपका होगा तो क्या? ऑप्शन बी अध प्लस पतन, आपका क्या होगा? शुद्ध वर्तनी थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? आपको पता है कर्फ्यू किस भाषा का? फ्रांसीसी। एक आप पे गोदाम सुना आपने? गोदाम, बाल्टी किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के। एक आपने सुना अंग्रेज? अंग्रेज किस भाषा का है? फ्रांसी। वैसे ही आता हिंदी किस भाषा का है? उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का आता। क्वेश्चन सीधा अगला आना, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम नियम निर्धारित किए गए थे। आपको पता है तराई भाबर में जो पटवारी और कानूनगो के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए हैं, वो नियम 1897 में किए गए। इससे मिलता जुलता एक सवाल आपने और पढ़ा है, शायद मैंने अजय रावत की जब टेस्ट लिया था वहां पे दिया था। मैं कहा कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के द्वारा पटवारी को कब सब इंस्पेक्टर और कानूनगो को कब इंस्पेक्टर का दर्जा दिया गया? पटवारी को 2 स्टार और कानूनगो को 3 स्टार का दर्जा कब से दिया गया था? आप कहोगे कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 के तहत। वैसे पटवारियों का इतिहास देखना तो पटवारियों का इतिहास जो उत्तराखंड में मिलता 1819 में सबसे पहले ट्रेल ने यहाँ पे पदों का सृजन किया था। बाद में 1874 में रेमजे साहब यहाँ पे क्या राजस्व पुलिस व्यवस्था को क्या कर लेते हैं? लागू कर देते हैं। अभी आपका पुलिस और पटवारी अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग में से कई लोग जाएंगे पटवारी में। अब आपको पुलिस की पावर नहीं मिलेगी, अब आपको पावर मिलेगी तो कैसे? राजस्व विभाग की पावर मिलेगी। भारत का पहला पर्वतीय जिला जो राजस्व पुलिस और सिविल पुलिस दोनों को अलग अलग करने वाला बना, संपूर्ण जिला, वो आपका कौन सा बना था? चंपावत बना था। चंपावत ने पूरे को अलग अलग कर दिया, पुलिस की पावर अलग। क्योंकि आपने देखा बीच में आप यहाँ पे एक कांड हुआ था अंकिता भंडारी वाला, उसमें कहा कि आप ब्रिटिश कालीन व्यवस्था से लेकर चल रहे, तब तक आपने परिवर्तन नहीं किया। तो अब सरकार ने कमेटी बिठाई, सरकार ने अब हर क्षेत्रों में, आप गांव से हट जाओगे तो आपके गांव में भी अब थाना खुल गया होगा। अब पटवारी से पुलिस की पावर क्या कर ली गई है? वापस ली गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, यात्रा वृतांत एक बार अयोबा किसकी रचना है? मंगलेश डबरा टिहरी से इनका संबंध था। एक बार अयोबा, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, एनसीईआरटी में जाओगे आप तो यहां पे आपका आएगा संगतकार, पहाड़ पर लालटेन।
राजेश दोषी देखना तो एमपी से आते हैं, दो पंक्तियों के बीच 2002 साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको पता है। इसके साथ साथ नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, इनकी क्या है फेमस रचनाएं। हिमांशु जोशी चंपावत से संबंधित थे। वैसे देखो तो हिमांशु जोशी के नील नदी का वृक्ष, अरण्य, तीन तारे, अरे एक समय साक्षी है, समय साक्षी है तुम्हारे लिए, किसकी रचना है सब? हिमांशु जोशी की। भीड़ साक्षी है किसका था? निशंका। और हिमालय साक्षी है महावीर प्रसाद गैरोला का था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? आपको पता है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यहां पर एक मंत्रालय बनाया गया था अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाम से, कब? 2012। वैसे आता अल्पसंख्यक आयोग कब का था आपका? आपका हो गया 27 मई 2003 को आपका क्या बनता है? अल्पसंख्यक आयोग बनता है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखंड अल्पसंख्यक एवं वक्फ विकास बोर्ड आएगा तो आपका वक्फ विकास बोर्ड कब का? आपका 2005 का आपका वक्फ विकास बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस पंवार शासक के समय गढ़वाल पर 2 सिख आक्रमणों का उल्लेख मिलता है? आपको पता है 1773 और 1775 में गढ़वाल पे 2 आक्रमण हुए थे सिखों के। वो किसके टाइम पीरियड पे? ललित शाह। फिर आपने देखा ललित शाह के मरने के बाद फिर आक्रमण होते हैं उस सिख लुटेरों और कहां पे? सिगमौर के लुटेरों का होता देहरादून पे। और वहां पे एक संधि करने के लिए मान जाता है जयकिर शाह। जयकिर शाह कहता है भाई साहब पैसे ले लो पर अभी मान जो, पहले प्रद्युमन शाह से निपटने दो। और इसी संधि का फायदा कौन सी संधि के नाम से? यहाँ पे एक कर वसूला जाता था, वो कर था आपका कौन सा? कभी आएगा राखी कर का संबंध किससे था? आपका हो गया जयकिर शाह से। कृषि भूमि का 1/5 हिस्सा सिख लुटेरों को दिया जाता था इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां पे स्थित है? आपका लघु उद्योग सेवा संस्थान जो आपका है वो आपका हल्द्वानी में है। क्वेश्चन चेंज होकर आता, आप कहता राज्य में लघु उद्योग बैंक यानी सिट भी कहां पे है? आपको पता है जहां पे पैसों की बात होगी, क्योंकि आपकी राजधानी किससे चलती है? पैसों से चलती। किसी भी बैंक का मुख्यालय कहां पे होगा? देहरादून में होगा। क्वेश्चन फिर चेंज होगा और राष्ट्रीय स्तर पर आएगा, पूछेगा राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, पूछेगा राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम आपका कहां पे है? 3 चीजें बता रहा हूं मैं, अभी याद कर लेना। लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका हल्द्वानी में, लघु उद्योग बैंक कहां पे आपका? देहरादून में, और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। आप काशीपुर तो एग्जैक्ट जगह मेरे को भी नहीं पता, गया तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैंने किताबों में केवल इतना पढ़ा है उधम सिंह नगर में ये कहीं पे स्थापित है। ठीक है, काशीपुर है कोई उस क्षेत्र का? काशीपुर पक्का? ठीक है, काशीपुर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आपकी जो सौभाग्य योजना चली थी कब? 9 मार्च 2018। सौभाग्य योजना, राहुल बिष्ट। सौभाग्य योजना का संबंध किससे था? सौभाग्य योजना, अरे वो बिजली के बल्ब बांट रहे थे ना वो CFL वाले, वो किसमें? सौभाग्य योजना के तहत। एक आपने ऐसे ही उज्ज्वला योजना देखी थी, उज्ज्वला योजना, सब्सिडी थी गैस सिलेंडरों की, उज्ज्वला और पहल। एक आपने ऐसे ही देखा सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना किससे संबंधित थी? ROB, रेलवे ओवरब्रिज। सारे भारत के सारे रेलवे ट्रैकों के ऊपर क्या बनाना था? रेलवे ओवरब्रिज बनाना था। आपने देहरादून में देखो कई फ्लाईओवर बने उसी के बाद, वो किसके तहत? सेतु भारतम योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला आना, झुपझुपी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? आप कान के आपको सब पता है क्या क्या पहने जाते हैं, केवल 2-3 चीजों में आपका कंफ्यूज होता है। एक आपको याद रखना है गोरख, आपको उत्तरोलय, और तीसरा आप रखोगे मछली। बाकी आपको सबको पता है, कुंडल कान में, झुमकी कान में, ये चीज आप आम बोलचाल की भाषा में तो कर लोगे। एक आपने देखा हंसुली, गले में धागुले, हाथ में पौंची, ऐसे पहुंचता था नाक में बचपन। पौंची कहां पे? हाथ में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना,
गोविंद पशु विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 55 में गोविंद पशु विहार की स्थापना हुई थी। और मेरा नजर किस पे पड़ रही है? समीर पंवार पे। क्वेश्चन आएगा बलोदी से, सीधा सीधा उठाया आपसे, आप पे पूछा उत्तराखंड का पहला वन्य जीव विहार कौन सा था? केवल समीर। तारा, नीलम धामी, मोतीचूर। आप क्या दोगे? मोतीचूर उत्तराखंड का पहला क्या था? वन्य जीव विहार था। स्थापना आएगी तो 1935, बलोदी में लिखा है। ठीक है, उसके बाद 1948 में आपका कौन सा बना था? राजाजी वन्य जीव अभयारण्य बना था। 1977 में आपका कौन सा बना था? चीला बना था। बाद में इन तीनों को मिला के क्या कर दिया गया? राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। कब? 1983 में। आपका आता गोविंद वन्य जीव विहार, जैसे मेरे पे आया था एलटी कह रहा मैं, लेक्चरर स्क्रीनिंग में, वहां पे पूछा था गोविंद वन्य जीव विहार किस नदी घाटी में फैला है? आपने अभी देखा हकम सिंह ने आक्रमण किया था, अतिक्रमण किया था इसी बागानों में, इस गोविंद वन्य जीव विहार के। तो किस घाटी में है? रुपिन सुपिन नहीं, टॉस में था ये। ठीक है, इसके साथ साथ कभी गोविंद नेशनल पार्क आता। कहा गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? नेशनल पार्क कब का है? 1980 का आपका गोविंद नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? आपको पता है एक नाली जमीन कितना? 200 वर्ग मीटर बराबर आपका एक नाली होता। या आप उत्तराखंड में मुट्ठी मापन, गांव में गए ना 20 बूथ ने, वो मुट्ठी मापन के आधार पे तो जहां तक 16 मुट्ठी जाती है आपकी, वो कितनी होती है? एक नाली। आप चाहे ऐसा फेंको चाहे ऐसा फेंको, यार आप मुख्यमंत्री धामी की तरह ऐसे डालो। हिमालय के वरदान किसकी रचना है? आपको पता पर्यावरण से जुड़े जो चारों में से एक ही कवि था, वो कौन सा आपका? मोहनलाल बाबुलकर। नशे के विरुद्ध भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। ठीक है, क्या आपको जीबी पंत जी की भी कोई रचना मिलती है? गोविंद बल्लभ पंत के। आप कहोगे फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, किसकी रचना है? जीबी पंत। अगर आप कोहनूर का लुटारा कह रहे हैं ना, वो राजनीति वाले जीबी पंत नहीं थे, बल्कि कौन से जीबी पंत थे? साहित्यकार थे। जयानंद भारती का इतिहास में उल्लेख केवल दो ही जगह मिलता है, एक आपका डोलापाल की आंदोलन की जगह, एक 1932 में मैल्कम हैली का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1921 कुली बेगार प्रथा की समाप्ति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? आपको नन ऑफ दीज जाना था। पर्सी बिडम रहे थे 1914 से 1924 के बीच इनका कार्यकाल मिलता। पर्सी बिडम ही 1918 में कौन सी कमेटी में रहता है? 1918 में पर्सी बिडम इसके संबंध में एक कमेटी बैठा था। कुली बेगार जांच समिति के नाम से एक कमेटी बैठा था 1918। अगर आपने डाइबिल मारा है तो डाइबिल इस टाइम क्या था? डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था कुमाऊं का। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गणाई का युद्ध किन किन शासकों के मध्य होता? यह युद्ध था गणाई गंगोली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1723 में हुआ था। अगर 1723 आपके दिमाग में घूम रहा तो आपको पता है 1723 में कौन कौन थे? फतेह शाह, ज्यादा नहीं पढ़ रहे आजकल, फतेह शाह पे जा रहा था। यह हुआ था आपका देवी चंद और किस किस के मध्य? 1720 से 28 तक कुमाऊं में किसका कार्यकाल था? देवी चंद का था। इधर किसका था? 1717 से प्रदीप शाह का था। ठीक है, इसी बीच आपका गणाई गंगोली का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर आपका रुद्रचंद और बलभद्र चंद के बीच, बलभद्र शाह के बीच आपने युद्ध देखना तो आप 1581 में एक युद्ध देखोगे। इसे ग्वालदम या बधानगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसी में रुद्रचंद का सेनापति पुरुष पंत क्या होता? मारा जाता। अगर आप पे ज्ञानचंद और फतेह शाह कह रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे दुधोली का युद्ध देखोगे। गैरसैंण महल चौरी के पास एक जगह पड़ती है दुधोली, वहीं ग्राउंड में आपस में भिड़े थे। इसे दुधोली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद और फतेह शाह। आपका गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था भंगाणी। पोंटा साहिब से आगे एक जगह पड़ती भंगाणी, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड के किन जनपदों में सर्वप्रथम भेषज संघ की स्थापना की गई? आपका जो भेषज संघ पहली बार बना था वो बना था आपका कब? पिथौरागढ़ और नैनीताल में बना था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। क्वेश्चन चेंज होकर आया, जैसे भेषज आपको पता दवाई बूटियों से हमारा संबंध है, कहेगा उत्तराखंड में पहली बार भेषज संघ की स्थापना
एक आया इधर से ना, भेषज संघ 1949। भारत में पहली बार भेषज संघ की सॉरी उत्तराखंड में भेषज संघ की स्थापना 1949 में की। अगर आप 1972 जा रहे ना, 1972 में क्या था, सहकारी विभाग बना था आपका भेषज संघ। और 1980 में आपने क्या कर दिया था, जिलेवार भेषज संघों की स्थापना कर दी थी। और पहली बार 1980 में कहां कहां पे होता, पिथौरागढ़ और नैनीताल में क्या बनते आपके भेषज संघ बनते जिलेवार। और इसी के साथ साथ 1989 में इसी भेषज विकास योजना के अंतर्गत आप गोपेश्वर में क्या बना देते, जड़ी बूटी शोध संस्थान बना देते। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पताका समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। पताका जो समाचार पत्र था आपका अल्मोड़ा से निकला था 1939 में, शोभन सिंह जीना ने निकाला था। भारतीय जनसंघ के सदस्य थे शोभन सिंह जीना, इनके द्वारा ही अल्मोड़ा से पताका निकली थी। अगर आप नैनीताल ढूंढ रहे हो और नैनीताल से आपको पता है एक ही फेमस पत्र निकलता था, वो है आपका पहाड़ और उत्तरा। बढ़िए सीधा अगला, उत्तरांचल राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। आर के नारायण के आर नारायण क्या थे इसके राष्ट्रपति थे। वैसे 27 जुलाई 2000 को पहली बार लोकसभा में आपका उत्तराखंड का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 1 अगस्त 2000 को हमारी लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेजती है। और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा पास करते, 28 अगस्त को क्या कर देते, राष्ट्रपति कौन से के आर नारायण क्या कर दे हस्ताक्षर। क्या एच.डी. देवगौड़ा कभी कुछ उल्लेख मिलता आपको। आप कहोगे 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड की जो घोषणा की थी वो किसने की थी, एच.डी. देवगौड़ा ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता, अनूप शाह को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया। आपको पता अनूप शाह पद्मश्री कब 2019 में मिला था, किसके लिए, फोटोग्राफी से संबंधित है। क्या 2023 में किसी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है उत्तराखंड से। वैसे तो मिला नहीं, फिर एक आप सुकामा, डॉक्टर सुकामा याद रखना, पतंजलि में थे वो, तो उनका नाम आता है। वैसे 2023 तो आपके करंट अफेयर के लिए पढ़ने के लिए। हाँ 2022 में 4 लोग पद्म अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, 3 को पद्मश्री था, वो 3 की 3 महिलाएं थे आपकी, बसंती देवी समाज सेवा, माधुरी बर्तवाल कला, वंदना कटारिया खेल, और चौथा जो आता जनरल बिपिन रावत, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण मिला था। 2023 आपके लिए है ही नहीं पढ़ने के लिए, जितना कम हो पढ़ने के लिए उतना अच्छा रहता है। सरकार ने भी अच्छा किया, किसी को नहीं दिया, नहीं तो रट रट के मर गए थे कब तक पढ़ना हो, 2000 से 2023 तक। उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत कितने नगरों को शामिल किया गया। अभी देखना, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत टोटल नगर हैं आपके कितने, 15। वैसे आएगा टोटल जनपद, आप कहोगे 7 जनपद हैं, और 7 के साथ कहाँ के, गढ़वाल मंडल के 7 जनपद हैं, 7 के 7 जनपद में आपके नमामि गंगे परियोजना चल रही है। 15 आपके नगर निकाय हैं, और 30 आपकी क्या है, 30 आपकी नगर पंचायतें। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत मानी जाती है 7 जुलाई 2016 हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से आपकी क्या, आपकी नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई थी। इसी में 20,000 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, ब्रह्मकपाली तीर्थ स्थित है। आपको पता है बद्रीनाथ के पास, जहां पे आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं, पिंडदान जो किया जाता है वो कहां पे, ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ के पास किया जाता। वहीं पास में आपने मचकुंद गुफा देखी, गणेश गुफा देखी, व्यास गुफा देखी, वसुधारा फॉल देखा। ठीक है, सबके सब कहां पे, बद्रीनाथ के पास पड़ते। अगर देवप्रयाग में आपने देखना है तो आप देवप्रयाग में देखोगे क्या, शंकर गुफा। ठीक है, अगर आप हरिद्वार में देखो तो हरिद्वार में एक चीज मिलता है, सती कुंड। सती कुंड कहां पे आपका, हरिद्वार में। और आप रुद्रप्रयाग जाओगे तो आप कोटेश्वर गुफा याद रखोगे, कोटेश्वर गुफा कहां पे आपका, रुद्रप्रयाग में। बढ़िए सीधा अगला क्वेश्चन पे, जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या
वाला जिला कौन सा है? आपको पता है सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहां पे? रुद्रप्रयाग की। और सबसे ज्यादा कहां पे? हरिद्वार की। सरिता। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां का है? और सबसे कम क्षेत्रफल? चंपावत। डबल सी से याद रखना, सी मतलब चमोली का सबसे ज्यादा है, तो चंपावत का क्या है? सबसे कम। बेसिक क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं वहां। अगर पेपर में जाओगे तो वहां 3 ऑप्शन एक साथ आते हैं, चमोली मारो, चंपावत मारो, बागेश्वर मारो या रुद्रप्रयाग मारो, किसका क्षेत्रफल कम है? साइज आता ही नहीं याद है। उत्तरकाशी, वो आप बहुत पुराना पैटर्न कह रहे हैं। तब तक आप लगभग आप बताओ किसी, आपने यूके यूके पीसीएस का पेपर देखा आपने 2018 का, उसमें था उत्तरकाशी को दिया गया था। अभी 2019 में यूके त्रिपुरा का पेपर आया, चमोली सबसे बड़ा जिला था। आपका पुलिस या किसका पेपर आया था अभी हाल ही में, उसमें भी सबसे बड़ा जिला किसे माना गया था? यूकेपीएससी ने भी उसे चमोली को माना था ना, अब नहीं मानता। अभी हाल ही में पेपर हुआ है, याद नहीं आ रहा मेरे को किसका हुआ था ना, अभी सबसे बड़ा जिला आया था, चमोली माना था यूकेपीएससी ने। किस पेपर में? पुलिस के पेपर में आया था क्वेश्चन, तभी तो मैं कह रहा है। अच्छा, ऑप्शन में उत्तरकाशी नहीं होता, उत्तरकाशी होता तो उत्तरकाशी मानता। अब डाटा चेंज हो गया है, अब सटीक हम पे जो होता उपग्रह से हम पे सटीक जानकारी आनी शुरू होगी। अब हमारा चमोली का क्षेत्रफल एग्जैक्ट आना शुरू हो गया। एग्जैक्ट जानकारी जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी है उसमें चमोली का जो क्षेत्रफल माना है 28-30, उत्तरकाशी का जो माना है 16, और पिथौरागढ़ का है 80-16, 17-90। 3 सबसे बड़े जिले यही हैं सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो रिपोर्ट आती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, चामुंडा देवी किस जनजाति की महत्वपूर्ण देवी है? आपको पता है चामुंडा देवी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। मां चामुंडा देवी का मंदिर जो पड़ता है आपका काशीपुर में पड़ता है, यहीं पे एक मेला भी लगता है, चैत्री का मेला लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहां की गई थी? आपको पता है कुमाऊं ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना काठगोदाम में की गई थी। अगर मैं सचिन पे आता हूं, सचिन को मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कुमाऊं ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 39 तो है ही नहीं, 39 में तो कुमाऊं मोटर यूनियन लिमिटेड है, ऑनर्स तो था ही नहीं। इतना तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि गढ़वाल ऑनर मोटर यूनियन लिमिटेड 1958 की है, ये रामनगर में स्थापित हुई थी। इसी के बाद कुमाऊं ऑनर यूनियन लिमिटेड खुली थी 1963। 41 में कुमाऊं मोटर यूनियन लिमिटेड है। इसे बसों में क्या लिखा रहता हो? KMGOU, यही था कुमाऊं ना, KMOU कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन। आपका ऑनर यूनियन आएगा तो 1963 का। अगर केवल आता कुमाऊं मोटर यूनियन आता तो आपका कब का था? 1939 का था। 41 में गढ़वाल था, 58 में गढ़वाल मोटर कोऑपरेटिव को यूनियन लिमिटेड आता, 63 में आपका कुमाऊं मोटर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड आता। ठीक है, टिहरी ट्रांसपोर्ट ऑनर यूनियन लिमिटेड कब का है? 1950 का। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्य में सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। आपको सीधा याद रखना 2003, 16 मई 2003 फाटा से केदारनाथ के बीच यहां पे क्या हुई थी? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई थी। क्वेश्चन फिर बिनसर से बनेगा, आपके करंट अफेयर टाइप में क्वेश्चन आएगा। आपने सुनी उड़ान परियोजना, उड़े देश का हर आम नागरिक, आपका वहां से क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि उड़ान परियोजना के तहत पहली बार हवाई सेवा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। आपका हो गया उत्तराखंड। 2022 में पहली बार हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। कहां से कहां के बीच? देहरादून से चिन्याली सौड़ के बीच आपकी पहली योजना चली थी। अभी आपने देखा देहरादून चिन्याली, देहरादून गौचर, देहरादून से नैनीसैनी, अभी आपकी क्या हेलीकॉप्टर सेवा चल रही हो, किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना कब की है? 2017-16 की। उड़े देश का आम
नागरिक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब कब प्रदान किया गया? आपको पता है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बना था। 1962 में इसे क्या दिया गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1991 में एफआरआई को डीम्ड का दर्जा दिया गया था। और तीसरी लास्ट यूनिवर्सिटी थी आपकी 2008 में, कौन सी? ग्राफिक एरा उत्तराखंड में यूजीसी द्वारा केवल तीन ही यूनिवर्सिटी को डीम्ड का दर्जा प्राप्त है, बाकी सारे डीम्ड आपके राज्य सरकार के हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कुमाऊनी बोली किस पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? आपने देखा उत्तराखंड, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। आपको देखना पश्चिमी हिमालय में यहां पे आपका एक जनजाति क्षेत्र रहता है, जौनसारी। कभी आएगा पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जौनसारी। पूर्वी हिमालय में देखना तो यहां पे दो भाषाएं बोली जाती है, एक तो आपका नेपाली और दूसरा क्या बोली जाती है आपकी? कुमाऊनी। और मध्य हिमालय क्षेत्र में आपका कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या आना था? पूर्वी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हिमालय परिचय पुस्तक किसकी रचना है? राहुल संकीर्तन साहब के आता है हिमालय परिचय पुस्तक, भाग 1 गढ़वाल, भाग 2 कुमाऊं। कभी क्वेश्चन आता आपका एच.जी. वॉल्टन, इन पे क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन का निस्सा एक में आया था सचिन के वाले में। आप पे था एच.जी. वॉल्टन द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर का प्रकाशन कब किया गया था? क्योंकि परीक्षावाणी में वो गलत था, उसने तो आंसर दूसरा माना था। कब किया था? क्योंकि आपने परीक्षावाणी में 1910 पढ़ा है और आंसर क्या आया था वहां? 1912 आया था। प्रकाशन किसने किया था? एस.जी. वॉल्टन ने किया था। क्या वॉल्टन की इसके अलावा कोई और किताब भी मिलती है? अल्मोड़ा गजेटियर किसकी है? वॉल्टियर की। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सरकारी क्वेश्चन एटकिंसन की मिलती है, सबसे ज्यादा बार वही तो आता है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। एक आता नैनीताल गजेटियर, नैनीताल गजेटियर, नैमिलियन नेविल्सन की आपका कहते हैं नैनीताल गजेटियर है। बाकी आपका जोत सिंह रात नेगी हिमालयन ट्रेवल्स के नाम से लिखी थी। फिंस का तो कोई रचना आती नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, नैन सिंह रावत के द्वारा नेपाल से लहासा का सर्वेक्षण कब किया गया था? आपको पता है 86 नहीं 66, नैन सिंह रावत ने 65-66 में आपका क्या नेपाल लहासा का सर्वेक्षण किया था। वैसे नैन सिंह रावत कितनी बार सर्वेक्षण किया? 3 बार क्या कहते हैं? सर्वेक्षण करने गए थे। इसके बाद 2004 में सरकार ने इन पे क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया, जबकि इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मौलिक पंडित के नाम से इन्हें जाना जाता है। वैसे इनकी एक पुस्तक भी आई थी बीच में, इनकी एक पुस्तक है, वो कौन सी है? अक्षांश दर्पण, इनकी एक रचना मिलती है। जबकि इनके ऊपर आपका शेखर पाठक ने एक रचना रखी है, वो रचना है एशिया की पीठ पे। और इन्हीं पे 2017 में गूगल ने क्या जारी किया था? डूडल बनाया था अपना। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है? आपको पता है घनसाली टिहरी में पड़ती घनसाली सीट, और घनसाली कैसी सीट है? एससी। कौन है यहां से विधायक अभी? क्या आ रहे थे हो? शक्तिलाल शाह। अगर थराली देखना, थराली चमोली में एससी सीट कौन है यहां से? कौन है जेरी? हैं? भूपाल राम टमटा यहां से थे। ठीक है, बाजपुर उधम सिंह नगर यहां का तो आपको सबको पता है, यशपाल आर्य। ठीक है, जबकि प्रताप नगर कैसी सीट है? जनरल की सीट। उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा सीट है, 70 में से 55 कैसी सीटें हैं? जनरल की सीटें हैं। 13 एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 किसके लिए है? एसटी के लिए। वुमेन और ओबीसी के लिए कोई सीटें नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राज्य में मैग्नेसाइट का सर्वाधिक पाया जाता है। आपको सब मैग्नेसाइट का जो सबसे ज्यादा भंडारण है वो कहां पे? अल्मोड़ा में। आपने झिरोला और चंडाक सुना? किसके लिए फेमस है? मैग्नेसाइट के लिए पड़ता है। टिहरी, आपको पता है टिहरी में एक चीज पाया जाता है, वो कौन सा? यूरेनियम के संकेत मिले हैं। कहां से? टिहरी से। देहरादून आपको पता है किसके लिए?
बैराइट और चूना पत्थर के लिए जो जाना जाता है, देहरादून वाला क्षेत्र जाना जाता है। चमोली आपको पता किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, देश का पहला हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? आपका अभी हीलिंग सेंटर खुला है वन्य पशुओं के लिए, वो खुला आपका रानीखेत में। सीधा सीधा बढ़ेगा, बहुत बार हो गए। तो चंद्रकालीन बैकर का संबंध क्या था? जैसे कभी क्वेश्चन आ गया ना इस टाइप का, नहीं आ रहा आपको बैकर, बैकर तोड़ दो बैकर को, बे प्लस कर। कर क्या था उस टाइम? टैक्स जो दिया जाता है, टैक्स के बदले जो अनाज दिया जाता था उसे आप क्या कह देते? बैकर के रूप में जानते। तो अनाज जो दरबार में दिया जाता था उसे आप क्या कहोगे? बैकर के रूप में जानते। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड के कितने जिले चमोली से सीमा स्पर्श करते हैं? आपको पता चमोली बड़ा सुंदर जनपद है, चमोली से कितने जिले? 6 जिले। नहीं है रे सुंदर, सारे वहीं तो सारे बुग्याल वगैरह, कभी घूम के आओ एक बार, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बनेगा आप पे, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका सबसे ज्यादा जनपदों को कौन स्पर्श करता है? आप कहोगे पौड़ी 7। फिर क्वेश्चन बनेगा 6 जनपदों को, अल्मोड़ा और चमोली, बाकी छोड़ देना कौन कितने को स्पर्श करता है। 2 ही टॉप के आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपको पता है ज्यादातर उत्तरकाशी में पढ़ाया नहीं जा रहा, शायद यहीं पे उत्तरकाशी की महिला साक्षरता क्या आ रही है? कम आ रही। थोड़ा ध्यान दो रहे उत्तरकाशी वालों, आने वाला टाइम थोड़ा उठाओ इस साक्षरता को। महिला पढ़ी लिखी होगी तो आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। अगर सबसे ज्यादा महिला साक्षरता आएगी तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पे? देहरादून में। पुरुष साक्षरता आएगी तो कहां पे? रुद्रप्रयाग। और सबसे कम पुरुष साक्षरता आएगी हरिद्वार है उधम सिंह नगर, हरिद्वार में। एवरेजन साक्षरता में देहरादून टॉप पे है, लास्ट पे कौन है? उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर अगला आना, चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1987। वैसे चंडी प्रसाद भट्ट चमोली से संबंधित थे। 1982 में इन्हें पहला सम्मान मिला था। वो सबको पता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है उसे, आप उसे कहते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 1986 में मिला था कुछ, आपको पता है इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री। उसके बाद छोटे मोटे तो छोड़ ही देना, किस संस्था ने क्या दिया। सीधा 2013 आना, गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में मिला था। और 2019 में कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला था? 2019 में मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस राजवंश के काल को कहा जाता है? आपको पता उत्तराखंड में स्थापत्य कला मतलब मंदिर, और मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा किसके टाइम पीरियड पे हुआ है? कत्यूरियों के टाल पे, या हम इसे क्या कह देते हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के टाइम पीरियड पे हुआ। इसी कारण इनके कार्यकाल को क्या कह देते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। क्वेश्चन सीधा अगला आना, चौखम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? चौखम आपका 71-38 का आपका चौखम्ब है। अगर त्रिशूल आता तो 71, 20 का आपका त्रिशूल आता 6968। बाबा केदार का आशीर्वाद है यहाँ पे, ठीक है। ये तो सरकारी क्वेश्चन है। 6904 पंचाचूली, ऐसे ही 72-72 आता आपका। माणा का आता 77-56। ये थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है कामेत, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से सबसे कम विकास खंडों वाले जिला है। आपका सबसे कम विकास खंड अभी कहां पे है? बागेश्वर में। कितने? 3। मैं इसकी जगह अगर रुद्रप्रयाग करता तो आपका आंसर क्या होता? ए और बी। रुद्रप्रयाग में भी कितने हैं? 3, जबकि चंपावत में 4 है। सबसे ज्यादा विकास खंड पौड़ी, कितने? 15। 13 तहसीलें हैं रे। गोरखा काल में शुभांगी दस्तूर क्या होता था? ये तो आपको पता है, कर होता था। अब क्वेश्चन आ गया जैसे कि गोरखा काल में शुभांगी दस्तूर कर किस पे लिया जाता था? आपको एक चीज तो आप पे आ गया, दस्तूर क्या था? आपने क्या कह दिया? नजराना मार दिया आपने, दस्तूर आएगा शुभांगी दस्तूर।
क्या था, किस पे लाया जाता था, किस पे, भूमि कर लिया जाता था, सोमांगी दस्तूर। ठीक है, अगर आप त्योहार मान रहे तो वहां पे लेके सोनिया फागुन कर होता था आपका, त्योहारों के लिए जो लिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, बाजार बंधु पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। 1947 बाजार बंधु पत्रिका कहां से निकली थी, अल्मोड़ा के रानीखेत से निकली थी। किसने निकाली थी, जयदत्त वेला ने निकाली थी आपकी, कौन सी, प्रजाबंद, बाजार बंद। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड के किस जनपद में जैंती तहसील है। अल्मोड़ा में जैंती हुआ, भनोली हुआ, और क्या क्या है, क्या था वो, लमगढ़ा हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ नैनीताल की देखनी है आपने, धारी हुआ, ओखलकांडा हुआ, कहां पे, नैनीताल। एक पाटी तहसील आती, पाटी कहां पे आपकी, चंपावत में। थल, तेजम कहां पे आपकी, पिथौरागढ़। अगर पौड़ी में देखना, सारे खाल वहीं पे हैं, जो भी खाल आता कहां पे, पौड़ी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1930 में दुगड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपने पता है उत्तराखंड में 1930 में 2 सम्मेलन हुए थे, एक टिहरी रियासत के अंतर्गत हुआ था, तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता था। उसी के पहले एक गढ़वाल मंडल में भी हुआ था, और वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रताप सिंह नेगी। इसी को कहते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, उसका आंसर भी यही आता, कब, 1930। कहां पे, दुगड्डा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है, आप ऑप्शन डी मारोगे। क्यों मारोगे, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर जगह दी गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन चेंज होता, ऋषिकेश की जगह टिहरी करता, गोचर की जगह चमोली करता, और यहां पे लिख देता किस जिले में है, तो आपका आंसर तब क्या जाना था, हरिद्वार की ओर जाना था। यहाँ पे पर्टिकुलर जब शहर पूछे होते ना, बाई ऑप्शनल चलोगे तो बाई ऑप्शनली आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा पकड़नी पड़ेगी वहां पे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब था, 1993 के तहत स्थापित हुआ था। क्या आपको पता है यूएनओ का भी मानवाधिकार आयोग है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। रुको रुको, एक मिनट रुक जा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में आप 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हो। अगर कभी आएगी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी काउंसिल, कब की है, आपका पटवारी में आया था, लेकिन आंसर की आने से पहले लीक हो गया था वो पेपर, इसलिए आपको आंसर पता नहीं चला। 2006 की है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास काउंसिल, कब की आपकी, 2006 की है। और अब क्वेश्चन केवल सचिन के लिए आएगा, क्योंकि मैंने करंट पढ़ते हुए एक ही को देखा, वो सचिन थे। अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, छोड़ दिया आज ही से तो नहीं छोड़ा आयुषी। अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, मेहरा। मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, अभी क्या है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इससे पहले LH दत्तू थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब की गई थी। आपने 1945, किसी ने नहीं मारा, नहीं मारा, इतना सफेद खरगोश कैसे हो गए रे तुम, झूठ भी बोल ले तो तमीज से बोल ले। 1977 को अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना होती, कहां पे, रोम, इटली को। अगर आपने 1945 मारा है तो वहां पे लिख लेना अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, रोम, इटली में इसकी स्थापना होती है। और इसी का कोष बनता कब, 1977 को एक कोष बना दिया जाता है। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला, मनीला कहां पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, ISO 9000 आपको विश्वास दिलाता है। ISO जो 9000 दिलाता है आपको मानकीकरण कार्य की पद्धति और गुणवत्ता में विश्वास दिलाता है। एक आपने ऐसे ही एग मार्क देखा, आपने केवल इतना पढ़ा है, एग मार्क एक्ट 1937। एग मार्क किस लिए दिया जाता है, एग मार्क किस लिए,
है, खाद्य सामग्री पे दिया जाता है। आगे मार्क किस पे दिया जाता है? गुणवत्ता के लिए तो आपका आईएसओ है, आईएसआई है। खाद्य पदार्थों के लिए आपका क्या दिया जाता है? एग मार्क एग दिया जाता है। सोने पे आपका क्या दिया जाता है? हॉल मार्क दिया जाता है। जबकि पर्यावरण तुल्य पदार्थों पे आपका क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत की संसद लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है। अगर लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त करेगा वो कौन करता? आपका अध्यक्ष करता उसका। वैसे 1967 से एक परिपाटी चलती आ रही है कि जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा? विपक्ष का नेता बनेगा। लोक लेखा समिति भारत में 1919 को अधिनियम के तहत 1921 में पहली बार स्थापित हुई थी। लोक लेखा समिति की बात करूं तो 15 सदस्य कहां से? लोकसभा से, 7 सदस्य आपका राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। जुडिशियल रिव्यू आपका कहां पे आता है? जुडिशियल रिव्यू तब आएगा आपका जब क्या होगा? संविधान के विरुद्ध होने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित करेगा कौन? संसद लाता जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल किसके तहत? असंवैधानिक घोषित किसके तहत करता है? आर्टिकल 13 के तहत। सीधा सीधा पढ़िए, पहल योजना का संबंध किससे? आपकी पहल योजना किससे थी? एक आपने आशा पोर्टल सुना उत्तराखंड में, आशा, या आप इसे होप पोर्टल कहते हैं, वो किसके लिए था? स्वरोजगार के लिए आपका क्या था? होप पोर्टल चला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में किस राज्य में रेड होल खनन प्रचलन में है? रेड होल खनन आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11वीं की, खनिज वाला चैप्टर उसमें पढ़ा होगा आपने देखा मेघालय में एक देखा आपने छोटी छोटी, जैसे आपका चूहा नहीं खोदता, छोटी छोटी खाने खोद कर छोड़ देते हैं, ऐसे ही मेघालय में कुछ लोग उत्खनन करते हैं, कोयले का उत्खनन करते हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी खानें पाई जाती है। इन खानों को पता हूं किस नाम से? इन्हीं के नाम पे पड़ा है, रेड होल की खानों के नाम से जाना जाता है। वैसे आएगा रेड होल की खाने किससे संबंधित है? तो आप आंसर दोगे किससे? कोयले से। और किस राज्य में? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। किसने की थी? इंदिरा गांधी 84 में मर गई थी रे। गजब आदमी हो तुम भी, बेवकूफ भी किसका बना रहे। आपका 1985 राजीव गांधी करके जाते, और इसी का मुख्यालय कहां पे? आपका न्यू दिल्ली में। अगर क्वेश्चन चेंज होकर आप आता यूएन इग्नू की तर्ज में, आपने उत्तराखंड ने भी यूओयू बनाया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बनाई है 2005। आपको तो पता ही होगा, जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो डीएवी डीपीएस में सिमट जाते हैं या एसडीआरआर तक पहुंच जाते हैं। जिसका कहीं नंबर नहीं आता वो यहाँ पहुंच जाता है। बाद में शिखर, सक्षम, K2, जीएस विधन कोचिंग करने पर पहुंच जाता है। जो प्राइवेट से करता है वही तो बच्चे आते हैं, और वही बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेके जाते हैं यहाँ। ठीक है, बाकी जो रेगुलर पढ़ने वाले हो तो उन्हें तो ग्रेजुएशन के बाद आता कि लोग बहुत आगे बढ़ गए, हमने कॉलेज जाके कुछ ही नहीं किसी का। ठीक है, मुख्यालय आएगा तो कहाँ पे इसका? हल्द्वानी में 2005, 31 अक्टूबर 2005 का स्थापित है आपका यूओयू। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अंतरराज्य परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है का गठन कब हुआ था? भारत में पहली बार अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ था। वैसे अंतरराज्य परिषदों के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 263 कहता है। क्वेश्चन चेंज होता है, और राहुल बिष्ट, आजकल पॉलिटी अच्छी पढ़ी आपने, क्वेश्चन आप पे आता है कि भारत में अंतरराज्य परिषदों का गठन किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? 1983 एक समिति बैठी थी अंतरराज्य परिषदों के लिए। परसों सुन रहा था मैं, बाहर से गुरुजी पढ़ा रहे थे। ये भी वीडियो कोर्स में है। आपका कौन सी समिति थी? वो भाई भी हैं आपके, कौन सी समिति थी? सहकारिता समिति 1983 में बैठी थी, जिसकी सिफारिश पे 1990 में आपका क्या बना था? अंतरराज्य परिषदों का गठन हुआ था। क्वेश्चन फिर चेंज होता है, और क्वेश्चन इस बार सचिन बताएंगे केवल। आंसू इसके बाद तैयार रहना। भारत में अंतरराज्य परिषदों का गठन कौन करता है? आंसू, नीरज पांडे, राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 263 में है, तो आर्टिकल में है तो कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि इनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का
अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह था किसने? लाप्लास ने प्रतिपादित किया था। एक आपने हैरी हेस का सिद्धांत सुना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या इसे क्या कहते हैं? विवर्तनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता। एक आपने वैगनर का सिद्धांत सुना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किसकी है? वैगनर की थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का राजा कौन था? आपको पता है पूरे टाइम पीरियड में 4 बौद्ध संगति हुई है। राजा मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम, 4 जगहों पे आपकी बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 राजा जो थे वो थे एक के अज्ञात शत्रु, दूसरा कालाशोक, अशोक, और लास्ट कौन था? कनिष्क। तो दूसरी बौद्ध संगति में कौन? कालाशोक। और कहां पे हुई थी दूसरी बौद्ध संगति? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश को लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पे अटक जाता है? अगर कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू कर रहा है, मतलब कंप्यूटर की जो सबसे पहली मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रैम। तो वो कहां पे अटक जाता है? रैम में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? आपने ऑप्शन ए देखा, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना में था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके स्थान पर क्या कर लिया गया? पंथ निरपेक्ष। समाजवाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। लोकतांत्रिक गणराज्य की तो बात की गई है, जो नहीं है भारतीय संविधान में कौन सा है? संघवाद। भारतीय संविधान में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुए थे 42वें संविधान द्वारा 1976। कभी आएगा संविधान को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा किस वाद में माना गया था? आप रखोगे 1973 केशवानंद भारती वाद में आपका आधारभूत ढांचा माना था। किस संविधान संशोधन में कहा गया था कि संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं? आपका कभी आएगा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जाने का प्रावधान कहां पे किया गया था? आपका अगर आप वो कह रहे ना 1966 बेरुवाली बात कह रहे ना, तो बेरुवाली बात में क्या कहा गया था? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन जो कहा गया था 1973 केशवानंद भारती में कहा गया था, बाकायदे कहा गया था कि इससे क्या आधारभूत ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला आना, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान का सलाहकार कौन था? BN राव, बेनगल नरसिंह राव, इसके क्या थे? सलाहकार थे। कभी आएगा भारत में प्रस्तावना समिति, या प्रस्तावना समिति को दूसरा क्या कहते हैं आप? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। फिर 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना विधेयक क्या हो जाता है? पारित होता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी, BR अंबेडकर। क्वेश्चन सीधा अगला आना, एल्पाइन झाड़ियां उदाहरण है। एल्पाइन झाड़ियां में देखना, आपने देखा है जूनिपर उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता। क्या एल्पाइन झाड़ियां होती है? विलो, बहुत देखा आपने। विलो बैट होते ना, कभी आप कहते हैं कश्मीर विलो, विलो के बैट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन विलो, अलग अलग विलो आते हैं। विलो हमारा क्या उच्च एल्पाइन क्षेत्र की एक क्या वृक्ष है, उसके बैट बनते हैं आपके। रिप्स भी एल्पाइन झाड़ियों में पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी आपके क्या थे? एल्पाइन झाड़ियां थी। कभी आया था उत्तराखंड में एल्पाइन झाड़ियां कहां से शुरुआत होती है? 3000 से 4200 मीटर के बीच आपकी क्या पाई जाती है? एल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? आपको पता है पहले उच्चतम न्यायालय की कौन? फातिमा बीबी, पहली बार बनी थी। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आप कहोगे लीला सेठ। आपने देना अन्ना चांडी जो आंसर दे रहे ना, और याद रखना भारत की पहली सत्र न्यायाधीश
भारत की पहली सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी, केरल में। क्वेश्चन चेंज होगा आप पे, अभी देखना आपने। वैसे आज तक कभी भी सीजीआई इंडिया में कोई महिला नहीं बनी, लेकिन परसों एक की नियुक्ति हो रही है, वकील के तौर पे थी, अब मुख्य न्यायाधीश बन गई है। आने वाले टाइम पीरियड में शायद वो पहली भारतीय महिला होगी जो क्या मुख्य न्यायाधीश बनेगी सुप्रीम कोर्ट की। नाम क्या है उनका? अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, 4-5 महीने पहले। इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा आने वाले टाइम पीरियड पे हो सकता है कि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य। मल्होत्रा क्या? मल्होत्रा तो है, इंदु मल्होत्रा है शायद। उनकी नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले टाइम पीरियड पे वो पहली महिला होगी। ठीक है, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई। इंदु मल्होत्रा तो है पीछे, आगे का देख लेना। मल्होत्रा तो है पीछे, नहीं है पक्का? चलो ठीक है, मेरे को ही चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मुस्लिम काल में प्रचलित सारूकी सिक्का क्या था? मुस्लिम काल में जो सारूकी सिक्का था, वो वैसे देखना तो मुगल काल में चला था। मुगल काल में भी चलाया था किसने? बाबर ने चलाया था। कैसा सिक्का हुआ करता था? चांदी का। अगर सोने के सिक्कों की बात करूं मुगल काल में, तो एक चला था इलाही। वैसे इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। इलाही सिक्का भी किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कैसा सिक्का हुआ करता था? सोने का। मुगल काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का हुआ करता था, सबसे शुद्धतम माना गया संसब, सबसे शुद्ध हुआ करता था। वैसे मुगल काल में जो तांबे के सिक्के होते थे, इन्हें दाम के नाम से जाना जाता था। दाम, टका और दाम। क्वेश्चन नंबर अगला आना, काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? आपको पता है काल कोठरी की घटना का जो उल्लेख करता है, जो वहां से बच के आता, एक ही आदमी बच के आता, उसका नाम क्या था? हॉलवेल। वैसे काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 1756 में। उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? सिराजू दौला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता है विशेष, वैसे जो नॉर्मल अधिवेशन हुआ था किसने? जेपी कृपलानी की थी। विशेष अधिवेशन किसने किया था? राजेंद्र प्रताप। एक और विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 नागपुर में, अध्यक्षता किसने की थी? 1920 का स्पेशल अधिवेशन लाल बाल पाल में से केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वो थे लाला लाजपत राय। 1920 का स्पेशल अधिवेशन था नागपुर में, वहीं पे की थी पहली बार अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर अगला आना, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? हरदास विलास शारदा के नाम पे शारदा एक्ट बनाया। महिलाओं की आयु 14 वर्ष, पुरुषों की आयु 18 वर्ष मानी गई थी। और कब यह एक्ट आया था? 1928 में आया था। ठीक है, इससे पहले आपने एक चीज देखा, अभी 2022 की करंट बहाना आप पे आ सकता है कि अभी महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए एक कमेटी बैठाई गई है। किसकी अध्यक्षता में? आप कह रहे कि आज तक आप पढ़ते ना, महिलाओं की आयु 18 साल थी। अब कह रहे कि 18 साल की महिलाएं ना बहुत छोटी होती, इनकी उम्र बढ़ा के अब कितनी कर दिया जाए? 21 साल। क्योंकि पहले तो जब तक आप गवर्नमेंट स्कूलों में रहते थे, आपके साथ बड़े बड़े लोग पहनते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे कोचिंग में आ जा रहे, तो अजीब सा लगता है कि आजकल ही कहाँ आ गए, ये तो आंगनबाड़ी में आने चाहिए थे, आजकल ही से यहाँ आ गए। तो महिलाओं की उम्र बढ़ रही है अब, और महिलाओं की उम्र बढ़ाने के लिए एक कमेटी बैठी है। वो कौन सी? जया जेटली की अध्यक्षता में बैठी है। जया जेटली कमेटी का संबंध किससे है? तो आप याद रखो कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए। अब 21 वर्ष होने वाली है कभी भी महिलाओं की उम्र। इससे पहले आपने देखा था सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, किसके टाइम पीरियड पे? विलियम बेंटिंग। सहयोग किसने किया था? राजाराम। आपने देखा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, किसके टाइम पीरियड पे? कैनिंग के टाइम पीरियड पे। सहयोग किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। आपने देखा मैरिज मैरिड एक्ट 1872, लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम पे। आपने एक चीज देखा, सम्मति विवाह अधिनियम एज ऑफ कंसेंट 1891, किसने सहयोग किया था? MG मालाबारी ने। उसके बाद लास्ट ये आता आपका शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला आना, संताल विद्रोह कब हुआ था?
1955-56 में संताल जाति का सिद्धू और कुन्नू के नेतृत्व में आपका संताल विद्रोह शुरू हुआ था। एक आपने सुना बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, और आनंद मठ में इन्होंने कौन सा विद्रोह का उल्लेख किया? सन्यासी। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? आजकल ही पढ़ा तुमने? अभी नहीं पढ़ा ना? ना, आजकल मॉडर्न इंडिया खत्म कर दिया तुमने हैं। सन्यासी विद्रोह 1859 में आपका हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की कौन सी भाषा है? आपको पता लक्षद्वीप किसके पास में है? केरल के पास। वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कभी आएगा लक्षद्वीप किस न्यायालय के अधीन आता है? आपका होगा केरल का अनारकुलम न्यायालय के अधीन आपका क्या लक्षद्वीप आता है। क्वेश्चन जैसे हम पे हाई कोर्ट में आया था और हिंदी का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजकीय भाषा है। यहाँ पे ऑप्शन था बांग्ला, तमिल, हिंदी और मलयालम। हमने सब ने ऐसा सोचा कि वहां पे पश्चिम बंगाल कोर्ट के अधीन आता, तो हमने सब ने बांग्ला मारा था, लेकिन वहां पे जो उनकी राजकीय भाषा वो कैसी है? हिंदी है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा सही है? भारत में सबसे पहले दिख रहा उत्तर में कौन सा? थाल घाट। थाल घाट किस किस के मध्य? MN मतलब मुंबई और नासिक के मध्य सबसे। फिर यहां पे आता है भौर घाट, मुंबई और किसके बीच? पुणे के बीच, MP। ठीक, फिर लास्ट में यहां पे नीचे आता पाल घाट, केरल और तमिलनाडु के मध्य पड़ता आपका कौन सा? पाल घाट। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला आना, सर्वप्रथम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द जो दिया था WG रोंजन ने दिया था। एक ऐसे ही आपने सुना इकोसिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम ट्रांसले ने दिया था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर सीधा अगले आना, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? भारत में पहली बार राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। आर्टिकल किसके तहत राज्यसभा का उल्लेख? आर्टिकल सरला है 79 में, संसद है आर्टिकल 81 में, लोकसभा है आर्टिकल 80 के तहत भारत में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था, जिसमें राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा कैसा सदन है आपका? स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला आना, खुसरो समिति का संबंध किससे था? खुसरो समिति आपके किससे थे? कृषि साख से थी। आपको हथकरघा से देखना है तो मीरा सेठ समिति थी। आपका बेरोजगारी के अनुमान के लिए कौन सा? लक्कड़ वाला गरीबी है मैं भाई साहब, मेरे हिसाब से तो दंतेवाड़ा समिति। अभी जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता था वो कौन करता था? बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO करता था। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आपने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था। मोदी साहब भड़क गए थे, उन्होंने NSSO को भी बंद कर दिया। अब भारत में उसके बाद से बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आते, कभी नहीं। NSSO क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। अब भारत में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आते, केवल गरीबी के आंकड़े आते हैं। और गरीबी के आंकड़े भी कौन निकाल रहा है? अब नीति आयोग निकाल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत में किस अधिनियम के तहत भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1919 का अधिनियम था, जिसके तहत 1924 में एक आयोग बैठा था ली आयोग के नाम से, जिसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी में संघ नाम कब से जुड़ा था? संघ या यूनियन, यूकेपीएससी के आगे जो यूनियन लगा है वो 1935 के अधिनियम के तहत लगा है। ठीक है, कभी आएगा 1909 का अधिनियम, क्यों खास रहा? सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए आपका 1909 का अधिनियम था। सीधा बढ़िए, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1980 में पृथक पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है भारत में। 86 में आप कह रहे हो तो 86 में आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या इसे छाता विधान कहते हैं, या इंग्लिश में आएगा कभी भी तो आप पे एम्ब्रेला एक्ट आएगा। 1972 में आपको पता ही है सरकारी क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है?
1972 का है। क्वेश्चन सीधा अगला आना, मृणाली साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है मृणाली साराभाई किसकी बीवी थी? विक्रम साराभाई की बीवी थी। वैसे केरल से संबंधित है। केरल में कौन सा नृत्य? कथकली, और दूसरा क्या था? भारतनाट्यम से। ये दोनों नृत्यों से संबंध, सॉरी, मोहिनी अट्टम और कथकली से ये क्या थी? संबंधित थी हमारी मृणाली साराभाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ता, किस पे? ब्यास नदी पे पड़ता। आपका परसों ही एक एसएससी में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था आपका चमेरा बांध। 2-3 दिन पहले देखा होगा आपने, यूके तिरुपति कह रहा मैं, एसएससी में क्वेश्चन बने था चमेरा बांध किस पे? चमेरा बांध याद करो, एचपी हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। किस नदी पे? रावी नदी पे। सतलज और ब्यास के संगम पे भी एक बांध बनता है हरिके बैराज के नाम से। हरिके बैराज कहां पे है? सतलज और ब्यास के संगम पे बनता है। आपका आएगा तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे आपकी कौन सी है? तुलबुल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। एमएस एक्सेल में जो भी फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले किस नाम से शुरू होते हैं? आप याद रखोगे फॉर्मूले हमेशा किससे होंगे? इक्वल टू या बराबर से एमएस एक्सेल के हर फॉर्मूले की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सामान्य इंटरनेट में आईपी एड्रेस का साइज यानी आकार कितना होता है? जो ये आकार होता है कितना बिट? 32 बिट के बराबर होता है। एक बिट बराबर कितने बाइट? 8 बाइट। एक बिट में कितने निबल बिट आते हैं? 4 निबल बिट आते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला आना, किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता था? ये जीता था मीराबाई चानू ने जीता था। मीराबाई चानू का संबंध देखना तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम में जो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भी आया था वो किसकी ओर से आया था? मीराबाई चानू की ओर से आया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में देश में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा था? आपको पता है चुनावी लोकतंत्र में कौन आया था? डेनमार्क आया था। आपने एचडीआई की बात पढ़ी, एचडीआई में भारत 132वीं रैंक पे रहा था और टॉप रैंक पे कौन रहा था? फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में था, जहां तक मेरे को याद है नॉर्वे था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, रिक्त स्थान को भरिएगा। आपका कुछ नहीं हो रहा था, सीधा देखना 9 और 7 16 और 16 में से 5 गया तो कितना? 11। ऐसे ही देखना 6 4 10, 10 में से 8 गया तो 2। अब देखना था आपने 8 में क्या ऐसा जोड़े कि इसे 7 और 4 11 आ जाए। इसे घटा के 11, 8 में क्या जोड़ोगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? आपका कुछ नहीं था, देखना डी के बाद ई एफ जी छोड़ के क्या था? एच था, एच के बाद आई जे के छोड़ के क्या था? एल था, एल के बाद फिर 3 छोड़ के क्या था? पी आ रहा था। ऐसे ही एक्स के बाद 3 छोड़ के क्या आ रहा था? बी आ रहा था। अब आपके बाद जे के बाद 3 छोड़ के देखना, जे के बाद के एल एम छोड़ के क्या आना था? एन आना था। आपको पता एन किस में? एक ही में था, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनना था। आगे कर लेना, 3-3 छोड़ के बनने था आपके, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ए से जेड तक वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से 26 दिया गया। हमने नंबरिंग कर दिया है प्रत्येक की। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो बी को आप क्या लिखते हैं? 2, आर को 18, ओ को 15, टी को, एच को, ई को 5, आर को 18। 2 और 18 20, 35, 55, 63, 68 और 68 और 18 76 और 10 86। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगर किसी माह का चौथा दिन गुरुवार है, अगर 4 तारीख को गुरुवार है तो अगला गुरुवार कब आएगा? 11 को आएगा। फिर अगला गुरुवार 18 को, और फिर अगला गुरुवार 25 को। पूछा क्या था? गुरुवार ही था। 25 तारीख को पूछा था तो कौन सा दिवस? 4 को गुरुवार है तो 11 को भी वही होगा, 18 को भी वही होगा और 25 को भी वही आना था। लास्ट क्वेश्चन देखना,
18:52 तो 12 क्या आना था आपको पता था? 18 तियां 54, 54 माइनस 2 52, तो 12 तियां 36, 36 माइनस 2 बराबर 34। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।